हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की पढ़ाई का हमारा जो टॉपिक है वो है समास यानी कि कंपाउंड। इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया था, थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। समास शब्द का अर्थ क्या है? सम जमा आस यानी पास रखना। शाब्दिक अर्थ क्या बना? छोटा रूप, यानी किसी शब्द का छोटा रूप क्या कहलाता है? समास कहलाता है। परिभाषा क्या बनेगी? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए और सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे रसोई घर, रसोई घर को किस तरह से? रसोई के लिए घर। दशानन, दशानन। राजपुत्र, राजा का पुत्र। नीलकमल, नील कमल यानी नीला है जो कमल। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। और समास के कितने भेद होते हैं, यानी कि समास कितने प्रकार के होते हैं, उनको हम आगे देखेंगे। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के यानी 6 प्रकार के होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, इसमें पूर्व पद जो है वो प्रधान होता है। आगे हम इसके बारे में भी सारे एग्जाम्पल्स के तहत पढ़ेंगे। अव्ययी भाव समास क्या हुआ? पूर्व पद प्रधान होता है इसमें। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में दोनों पद ही जो होते हैं वो प्रधान होते हैं। द्विगु समास क्या होता है? इसमें पहला पद जो है हमारा संख्यावाचक होता है, ये सबसे आसान वाला है। और द्वंद्व समास में इस जैसा निशान है, डैश जैसा जो है वो निशान होता है, वो किस में होता है? द्वंद्व समास में। और 6 कौन सा? छठा हमारा कौन सा है? बहुव्रीहि समास, यानी इसमें तीसरे पद की जो है वो प्रधानता है होती है। अब हम इसको हर जैसे अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, इन सभी को एग्जाम्पल्स के तहत देखते हैं। पहला है हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है इसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। अव्ययी भाव का शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या होता है? जो व्यय ना हो। अब देखो बच्चों, जब हम कोई चीज़ को समझते होते हैं तो उसके एवरी वर्ड यानी कि हर शब्द का मीनिंग जो होता है, उसका अर्थ क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं। अब इसका शाब्दिक अर्थ जो व्यय ना हो यानी कि जो खर्च ना हो। व्यय शब्द का अर्थ क्या हुआ? खर्च ना होना। ठीक है, तो परिभाषा क्या बनाएंगे? जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, पुरुष, कारक, इन सब की वजह से कोई परिवर्तन मीन्स बदलाव नहीं होता है, उसे अव्यय शब्द कहते हैं। ये शब्द हर रूप में ही रहते हैं। इन शब्दों को अविकारी शब्द भी कहते हैं, क्योंकि इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। जैसे जब, तब, अभी, अगर, वह, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, किंतु, परंतु, ऐसे अव्ययी शब्द या अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब आपको समझ आया कि अव्ययी भाव समास का परिभाषा और अर्थ ही है। ये क्या है? परिभाषा और अर्थ। तो इसकी परिभाषा और अर्थ के बाद हम इसको अच्छी तरह से पढ़ने के लिए देखेंगे कि उसको अच्छी तरह से समझने के लिए हमने एक और चार्ट बनाया है। किस तरह से? जैसे हमने देखा अव्ययी भाव समास, यानी अव्यय का अर्थ होता है जो व्यय ना हो, जो खर्च ना हो, जो खर्च ना किया जाए। परिभाषा कैसे बनाएंगे? जिस समासिक पद का पूर्व पद प्रधान होता है और जिनके संयोग से समस्त पद अव्यय बन जाए उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथासंभव, प्रतिदिन और आमरण। इनमें पहला पद उपसर्ग है। पहला पद यानी कि ये वाला यथा होता है, जैसे अ, आ, अनु, प्रति, हर, भर, नि, यथा, निर। इनमें क्या है? ये पहला पद जो है इन जैसे शब्दों के द्वारा बनेगा। इस प्रकार के शब्दों को जो हम क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं, वो आएंगे। पहले वाले शब्द में क्या आएंगे? उपसर्ग आएंगे। और उपसर्ग कौन से होते हैं? अ, आ, अनु, प्रति, हर, भर, नि, यथा, निर आदि। ओके, ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। अव्यय क्या होता है? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, पुरुष, इनकी वजह से कोई परिवर्तन या बदलाव
नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अव्यय शब्द कहते हैं। और अविकारी भी, ये वे शब्द हैं जो हर स्थिति में अपने मूल रूप में ही रहते हैं और इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, जैसे अभी, अगर, जब, तब, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, किंतु, परंतु। ऐसे शब्द अव्ययी या अविकारी शब्द होते हैं। अब आपको समझ आया कि अव्ययी भाव समास क्या होता है, जिनमें इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो और जो शब्द चेंज ना हो, कभी भी उनमें बदलाव ना आए, उनको अविकारी या अव्ययी शब्द जो हैं वो कहते हैं। और जो हमारा सेकंड यानी कि दूसरा जो समास है वो कौन सा होता है, तत्पुरुष समास होता है। अब हम इसकी परिभाषा और कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। पहला कौन सा था, अव्ययी भाव, दूसरा क्या है, तत्पुरुष समास। यह एक प्रकार है जिसमें दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, जिसमें पहले शब्द का अर्थ विशेषण के रूप में प्रयोग होता है और दूसरे शब्द का अर्थ विशेष्य के रूप में प्रयोग होता है। तत्पुरुष समास में पहले शब्द को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। उत्तर पद का अर्थ मुख्य अर्थ होता है और पूर्व पद का अर्थ विशेषण के रूप में होता है, जैसे राजा जमा सेवक, राज सेवक यानी राजा का सेवक। महाजमा नगर, महानगर यानी महान शहर। दुर जमा जन, दुर्जन यानी दुर्जन व्यक्ति, बुरा व्यक्ति। इन उदाहरणों में राज सेवक में राजा विशेषण है और सेवक जो है विशेष्य है। इसी तरह महानगर में महाविशेषण है और नगर जो है विशेष्य है। तो कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे महा जमा आत्मा, महात्मा। राजा जमा रानी, राजा रानी। देव जमाता, देवता। विद्या जमा आल्य, विद्यालय। राजा जमा दरबार, राज दरबार। बड़ा जमा घर, बड़ा घर। तो ये कौन सा हुआ, हमारा दूसरे प्रकार का तत्पुरुष समास। और जो नेक्स्ट है यानी थर्ड वन, जो तीसरा हमारा समास है वो है कर्मधारय समास। यह एक प्रकार का समास है जिसमें दो शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, जिसमें पहले शब्द का अर्थ विशेषण के रूप में प्रयोग होता है और दूसरे शब्द का अर्थ विशेष्य के रूप में प्रयोग होता है और दोनों शब्दों का अर्थ एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, किस तरह से, कर्मधारय समास में पहले शब्द को विशेषण और दूसरे शब्द को क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। उदाहरण कैसे है, नील जमा कमल, नील कमल। अब ये दोनों जुड़े हुए हैं, नील कमल, नील अलग है, कमल अलग है, लेकिन जुड़े हुए शब्द है। नील कमल एक शब्द है यानी नीले रंग का कमल, तो एक शब्द है लेकिन दो शब्दों को अलग अलग मिलाकर जुड़ा हुआ है, उसको हम कर्मधारय समास के तहत आते हैं। महापुरुष, महापुरुष, महान है जो पुरुष, महान पुरुष। इन उदाहरणों में नील कमल में नील विशेषण है और कमल विशेष्य है और दोनों शब्दों का अर्थ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे नील कमल को अलग अलग करोगे तो भी, लेकिन वो शब्द एक ही है, इसीलिए हम इसको कर्मधारय समास की कैटेगरी में रखते हैं। कुछ उदाहरण देखिए, महानदी, महानदी, महान नदी। महाजमा रथ, महारथ, महारथ। अलग अलग करके नहीं, इकट्ठे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सिर्फ ये ध्यान रखें। ठीक है, कर्मधारय समास में। महात्मा, महान है जो आत्मा। विद्याधन, विद्या रूपी धन। सज्जन, सत्य है जो जन। नील गगन, नीला है जो गगन। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। महादेव, महान है जो देव। तो क्या हुआ, इसमें विशेषण और विशेष्य है। कौन सा समास है ये हमारा, तीसरा। कौन सा, कर्मधारय समास। और जो चौथा यानी नेक्स्ट जो हमारा है वो है द्विगु समास। द्विगु समास की परिभाषा देखिए, जिस समास में समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची हो और समस्त पद समूह का
ज्ञान कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। किस तरह से? पहला यानी संख्यावाचक। संख्यावाचक क्या होता है बेटा? संख्यावाचक होता है जो उसमें गिनती शामिल हो, यानी कि जिसमें काउंटिंग शामिल हो, 1 2 4 जो भी 100 तक कोई भी चीज़ है जिसमें काउंटिंग शामिल हो उसको हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। इसका इजी वे यही है कि आप उसमें काउंटिंग वाले में उसको देखोगे। जैसे शब्द उदाहरण देखिए, त्रिवेणी। अब त्रिवेणी में क्या है? त्रि जो 3 अक्षर है, 3 जो होता है ना, त्रि उसको बोलते हैं, त्रिवेणी, 3 वेणियों का समाहार। चौमासा, 4 मासों का समाहार। पंचवटी, 5 वटों का समूह। इसी तरह से इनमें क्या 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 है? काउंटिंग शामिल है, यानी कि संख्याएं शामिल है, तो हम उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। नेक्स्ट है सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह। सतसई, 700 दोहों का समूह। समाहार या समूह एक ही है। अठन्नी, 8 आनों का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। पंजाब, 5 आबों का समूह। सप्तपदी, 7 पदों का समाहार। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार। त्रिकोण, 3 कोणों का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समाहार। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। सप्त मीन्स 7 दिन। तो द्विगु समास का सबसे आसान जो है वो क्या है? द्विगु समास। किस तरह से? इसमें सिर्फ संख्यावाचक आपको देखना है। तो हमारा नेक्स्ट क्या था? ये चौथा द्विगु समास। और समास के नेक्स्ट पार्ट में जो है 5th वन हमारा कौन सा? द्वंद्व समास। हम अब इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या है द्वंद्व समास? जिस समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो और समास विग्रह करने पर और अथवा या में से कोई भी योजक शब्द दोनों पदों के बीच आए तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब इसका इजी मेथड देखने के लिए कैसे हम इसको पहचान करेंगे? और या आएगा, ठीक है, दोनों शब्दों में और या शब्द जो है वो दोनों शब्दों के बीच में आएगा तो वो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। एग्जाम्पल देखिए, माता पिता, माता और पिता, और आ गया ना, बोला था ना हमने, और या आएगा, ठीक है। भाई बहन, भाई और बहन। राजा रानी, राजा और रानी। घर बार, घर और बार। दिन रात, दिन और रात। जल थल, जल और थल। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। जीवन मरण, जीवन और मरण। चाय कॉफी, चाय और कॉफी। राजा रंग, राजा और रंग। ऊंचा नीचा, ऊंचा और नीचा। दूध दही, दूध और दही। जल और वायु, जल और वायु। पति पत्नी, पति और पत्नी। लव कुश, लव और कुश। तो द्वंद्व समास में क्या हुआ? और अथवा या शब्द का जहाँ प्रयोग हुआ वो कौन सा हुआ? द्वंद्व समास। और समास की परिभाषा में नेक्स्ट है हमारा बहुव्रीहि, यानी 6th वाला हमारा कौन सा है? छठा बहुव्रीहि समास। परिभाषा देखिए, जिस समास में ना पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा अपितु कोई तीसरा पद प्रधान होता है, यानी कि फर्स्ट भी नहीं, सेकंड भी नहीं, थर्ड पर्सन्स जो है वो उसमें प्रधान होता है, उसको हम क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास। किस तरह से? जैसे दिनकर शब्द है, दिनकर। अब दिनकर को अर्थ में देखो, दिनकर, इसको अर्थ में मिलाया तो सूर्य। अब दिनकर हमारा शब्द है लेकिन उसका तात्पर्य क्या है कहने का? यानी कि वो किसके बारे में बात कर रहा है? सूर्य के बारे में। महाराज, महाराज, एक महान राजा के बारे में बात कर रहा है। तो सुरेश, सुर जमा इश, देवताओं के स्वामी की बात कर रहा है। तो तीसरा पद प्रधान हुआ ना। शब्द क्या लिखा है, अर्थ क्या है और किसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है दुर्धर्ष, दूर जमा धर्ष, जिसे कोई नहीं हरा सकता। महाकवि, महाकवि कौन है? एक महान जो कवि है। एक दंत वाला, यानी एक दांत वाला कौन है? हमारे गणेश महाराज। युद्धवीर, युद्ध जमा वीर, युद्ध में वीरता दिखाने वाला। दशानन,
10 सिर वाला कौन है? रावण। अब दशानन आपने लिख दिया, लेकिन उस किसके बारे में बात की? रावण के बारे में। तो फिर ये हुआ ना तीसरा पद प्रधान। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नीलकंठ, नीला जमा कंठ, भगवान शिव का एक नाम है नीलकंठ। चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला कौन है? विष्णु जी। त्रिलोचन, 3 आंखों वाला यानी शिव जी। लंबोदर कौन है? लंबे उदर वाला यानी कि गणेश। अब बात, इसने सीधा नाम लिखा और बात किसी अलग सदस्य के बारे में की, तो इसे हम क्या कहेंगे? कौन से कैटेगरी का है ये? बहुव्रीहि समास का, जो समास का छठा भेद है। और बच्चों, जब भी हम समास के बारे में लिखते हैं तो समास को विग्रह करके देखते हैं। जिस तरह से किसी भी शब्द का अर्थ हम जानते हैं, उसके अर्थ के द्वारा हम किसी की पहचान करते हैं शब्द की। तो हम इसी तरह से जब समास के विग्रह को हम देखते हैं तो उससे हम निर्धारित करते हैं कि यह कौन सा समास है। जैसे हमने कुछ समस्त पद और विग्रह बनाए हैं आपके लिए, जिससे आपको अंदाजा हो जाए कि समास चीज क्या है, और इनका विग्रह जब हम करेंगे तो वह कौन सी कैटेगरी में जाएगा? बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, इस तरह से। तो समस्त पद और विग्रह में कुछ देखिए, जैसे आमरण, मृत्यु तक, इसका अर्थ हुआ, उसको विग्रह करके हमने लिखा। आजन्म, जन्म से लेकर, प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथास्थान, स्थान के अनुसार, अनुकूल, मन के अनुसार, यथा समय, समय के अनुसार, यथाशीघ्र, शीघ्रता से, अकारण, बिना कारण के, बेरहम, बिना रहम के, यथाविधि, विधि के अनुसार, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, भरपेट, पेट भर के, राजभवन, राजा का भवन, रात दिन, रात और दिन, सर्वप्रिय, सबका प्रिय या सबके द्वारा प्रिय, जन्मांध, जन्म से अंधा। तो ये क्या थे? समास विग्रह थे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हमने किया समास और उसका अर्थ, और समास कितने प्रकार के होते हैं, यानी उनके भेद कौन कौन से होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। और समास के भेद में हमने सबसे पहला समास कौन सा था हमारा? अव्ययी भाव समास। और सेकंड कौन सा था हमारा? सेकंड हमारा था तत्पुरुष समास। और नेक्स्ट मीन्स थर्ड वन कौन सा था? समास हमारा कर्मधारय समास। एंड नेक्स्ट था द्विगु समास, जो कि हमारा चौथा समास है। एंड नेक्स्ट जो कि फिफ्थ वन है, द्वंद्व समास। एंड लास्ट सिक्स्थ वन कौन सा? बहुव्रीहि समास। और आखिरी में हमने देखा समास के विग्रह किस तरह से करने हैं। ठीक है, तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन